नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में पिछले कुछ सालों से ईडी और आईटी की कार्रवाई को लेके लगातार सियासत हो रही है। सियासत ऐसे कि सड़क से लेकर सदन तक उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। ताजा मामले में एक नया मोड़ आ गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह कहा कि उन्हें भी प्रस्ताव था कि बीजेपी में शामिल हो जाए। बीजेपी में शामिल होने का प्रस्ताव था उनके पास। उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि अगर वो शामिल हो जाते तो सब सामान्य हो जाता, लेकिन ठीक उसके अगले ही सेकंड उन्होंने बड़ी ही दमदारी से कहा कि हम हेमंत विश्व शर्मा नहीं है। मतलब ये कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बयान ने छत्तीसगढ़ के सियासत में हलचल मचा दी है, खलबली मचा दी है कि आखिरकार कौन बघेल को प्रस्ताव दे दिया और इसके आगामी दिनों में परिणाम क्या होंगे। आज इसी गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी में चल दूँ कि शरणागत हो जाऊं, ये मुझसे भी उम्मीद कर रहे थे कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी में चल दूँ कि शरणागत हो जाऊं। तो सुना आपने पूर्व सीएम भूपेश बघेल कह क्या रहे हैं और किस मामले में कह रहे हैं। दरअसल पूर्व सीएम के इस बयान के बाद सूबे की सियासत में हलचल मच गई है कि आखिरकार कौन उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दे रहा था। चलिए अब आपको पूर्व सीएम का पूरा बयान सुनवाते हैं, फिर आगे माजरा बताते हैं। ये मुझसे भी उम्मीद कर रहे थे कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी में चल दूँ कि शरणागत हो जाऊं। हमारे पास केस भी नहीं है और अभी तक के भाई 5000 केस में हुए, आपको 2% उपलब्धि नहीं है। जो डरने वाले शरणागत हो गए, हेमंत विश्व शर्मा नहीं है हम लोग। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई को लेकर बीते कई दिनों से राजनीतिक माहौल बेहद ही गर्म है। आज भरी बारिश के मौसम में सियासी गर्मी उस वक्त और बढ़ गई जब भूपेश बघेल ने पूरी भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस से भाजपा में गए हेमंत विश्व शर्मा पर तंज कसा। दरअसल पूर्व सीएम ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि भाजपा को उनसे भी उम्मीद थी कि भाजपा प्रवेश कर लें। साथ ही यह भी कहा कि विपक्षी दल को टारगेट किया जा रहा है ताकि पार्टी और नेता बदनाम हो जाएं। मगर बघेल डरने वाले नहीं हैं। बघेल के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के शरणागत वाले बयान ने बढ़ाई सियासी गर्मी। भूपेश बघेल को किसने दिया भाजपा प्रवेश का ऑफर? ईडी और भाजपा के खिलाफ क्यों लगातार हमलावर हैं भूपेश बघेल? भूपेश बघेल ने हेमंत विश्व शर्मा पर क्यों कसा बड़ा तंज? ईडी की कार्रवाई के खिलाफ भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका। अब पूर्व सीएम के जिस बयान ने सियासी हलचल बढ़ा रखी हो, उस पर कड़ा और बड़ा पलटवार लाजमी है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए दो टूक कह दिया कि कोई भी कुछ भी बोले, सबके लिए कानून एक है। साथ ही यह भी कहा कि कानून है, जो भी अपराध में फंसेगा कानूनी प्रक्रिया होगी ही। कानूनी प्रक्रिया है, अपराधी किसी अपराध में फंसेंगे तो कानूनी रूप से जो भी अपराध उनके ऊपर कायम होगा, तो कोई भी रहे, कानून तो सबके लिए बराबर है। ऑफर, शरणागत, बदनामी जैसे तमाम बयानी बातों के बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल को ईडी की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है, जबकि उनकी ओर से खुद कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता पैरवी कर रहे थे। बहरहाल छत्तीसगढ़ में चुनाव को अभी 2 साल भी नहीं बीते हैं, मगर सियासत ऐसी कि चुनाव कल ही होने वाला है। अब इन तमाम बयानों का आगामी असर क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्यों छत्तीसगढ़ की सियासत में इस पूरे विषय पे लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। चलिए इसी विषय पे चर्चा करते हैं। पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती है, वरिष्ठ नेता है, बुद्धिमान नेता माने जाते हैं, प्रवक्ता भी है। राजीव जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से अमित श्रीवास्तव जी है, वरिष्ठ नेता है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, अब बड़े ही तेज तर्रार प्रवक्ता माने जाते हैं। अमित जी आपका भी बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पहले से लेके अब तक सियासत पे पैनी नजर रखने वाले और राजनीति के हर पहलू को बेहद करीब से जानने और समझने वाले रामावतार तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। रामावतार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रामावतार जी सीधा सवाल,
इस बयान के मायने क्या? वो कह रहे हैं भूपेश बघेल जी कि मैं शरणागत हो जाता तो सब सामान्य हो जाता। उन्होंने उदाहरण भी दिया, हेमंता विश्व शर्मा का नाम भी उन्होंने लिया। मायने क्या भविष्य के नाते से? ईडी की जो कार्रवाई छत्तीसगढ़ में बहुत तेज है, हर पहलुओं से है। तो नेता जो हर दृष्टिकोण से जो उन बातों को देखते हैं और उन्हीं को बयां करते हैं। भूपेश बघेल के बेटा गिरफ्तार हैं। भूपेश बघेल सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिसमें आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप हाई कोर्ट जाइए और वहां बात रखिए करके। तीसरी ओर उन्होंने ये भी कहा है कि ईडी की जो कार्रवाई है कानून सही है। उन्होंने एक नया चीज जो बोला है वो बहुत मायने रखेगा आगे जाके। कानून सही है, उसका उपयोग दुरुपयोग हो सकता है, ये उन्होंने कहा है। वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसकी समीक्षा चल रही है अभी, जिसके तरफ लोगों की निगाह है। तीसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग जिन प्रदेशों में ईडी की कार्रवाई चली है, वो बहुत सारे लोग जो कांग्रेस से भाजपा में गए, वो वास्तविक में वो वॉशिंग मशीन में धुल गए। तो उस तारतम्य में वो जो कह रहे हैं, ये हो सकता है कि इनको प्रस्ताव गया रहा होगा, जो अभी एक खुलासा हुआ है। अब इसको उन्होंने आज खुलासा किया है, उसके अलग अलग मायने अलग अलग तरीके से लोग निकालेंगे। राजीव जी, क्या मायने निकाले जाए? हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है, अगर कोई कहीं फंसता है तो कानूनी प्रक्रिया है, कानून अपने हिसाब से चीजों को देखेगी और समझेगी। लेकिन सियासत में बड़ा हलचल है राजीव जी। इस बयान के बाद उन्होंने ये कहा कि मैं शरणागत नहीं होऊंगा, अगर हो जाता तो मामला सब सामान्य हो जाता। मायने क्या निकाला जाए? किसने ऑफर दिया होगा उन्हें और क्यों? डॉक्टर अवधेश जी, ये बहुत हास्यास्पद मामला है कि मैं इतना वीर योद्धा हूं कि मुझे ऑफर किया गया है। देखिए, राजनीति में ऐसा अक्सर कहा जाता है, टीएस सिंहदेव जी भी इसके पहले आरोप लगा चुके थे कि अमित शाह जी से मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने उन्हें मना कर दिया। आज भूपेश बघेल जी ने बोल दिया। हेमंता विश्व शर्मा जी ने तो कहा था कि जब मैं राहुल जी से बैठक करने गया तो वो अपने पपी को बिस्कुट खिला रहे थे। उन्होंने जो असम के डेलीगेट्स थे उनसे बात करना उचित नहीं समझा। तो जो लोग कांग्रेस, और ऐसी जानकारी की कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं जो कांग्रेस हाईकमान से बहुत दुखी हैं और उनके राहुल गांधी जी के एटीट्यूड से बहुत दुखी है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर वाइज पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक बहुत बड़ी लीडरशिप है, नीचे से लेकर ऊपर तक। भारतीय जनता पार्टी को किसी नेतृत्व की आवश्यकता नहीं है और छत्तीसगढ़ में तो भरपूर मात्रा में है। तो ये जो बयान है वो ये बयान दिखलाता है कि अगर मैं चला जाता तो मैं धुल जाता। लेकिन आज भी हम फायर कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो बड़े बड़े घोटाले हुए हैं और घोटालों के तार हैं वो भिलाई से मिलते हैं, घोटालों के तार महासमुंद से मिलते हैं। घोटाले जो महाघोटाला हुआ उसके तार को लेकर हम किसी आरोपी को बोले आप आइए, आपका स्वागत है, ये गलत बात है, ये राजनीतिक बयानबाजी है, ये छिद्रान्वेष है। दरअसल भूपेश बघेल जी चारों तरफ से घिर चुके हैं, अब उन्हें कानून के हिसाब से उन्हें चलना चाहिए। यह राजनीतिक शिगुफा का एक बयान है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। राजीव जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही, राजनीतिक शिगुफे से इतर कुछ भी नहीं। अमित जी, एक तो बेहद गंभीर उनका बयान, और ऊपर से राजीव जी बड़े जिम्मेदारी से कह रहे हैं महाघोटाला, कभी महासमुंद से तार जुड़ता है, कभी दुर्ग से तार जुड़ता है, और राजनीतिक शिगुफा है, इसके इतर कुछ नहीं। जरा जवाब दे दीजिए। और क्यों वॉशिंग मशीन जैसे शब्दों का इस्तेमाल राम अवतार तिवारी जैसे वरिष्ठ पत्रकार को करना पड़ा, ये भी बताइए। देखिए, राम अवतार भैया का हम सब बहुत सम्मान करते हैं, और जब वो इतने बड़े पत्रकार होके इस टाइप की बात करते हैं तो मैं उस पर आगे जाता हूँ कि क्यों कहा जाता है। ये पूरे देश की चर्चा इस बात को लेके है कि भाजपा वॉशिंग मशीन में, हम नहीं कहते, देश पे सर्वोच्च पद पर बैठे हमारे लोग प्रधानमंत्री कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाले अजीत पवार हैं, जो महाराष्ट्र के नेता है। 3 दिन बाद उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। जो अभी वर्तमान में वहां सीएम है वो कहते थे चक्की पी सिंह, और बाद में वो डिप्टी सीएम बन जाते हैं और सीएम बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं, और उसके बाद हमने आरोप नहीं लगाया था राजीव जी, मुझे लगता है राजीव जी विद्वान प्रवक्ता है लेकिन अपने ज्ञान को दुरुस्त कर ले। हेमंत विश्व शर्मा जो हैं उनके ऊपर देश के गृह मंत्री जी ने आरोप लगाया था कि नारदा शारदा स्कैम में वो आरोपी हैं, और वो उनके भाजपा में जाके सीएम बन जाते हैं। फिर हमने आरोप नहीं लगाया था राजीव जी,
आरोप लगाया था प्रधानमंत्री जी ने और देश के गृह मंत्री जी ने कि शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो शारदा स्कैम में आरोपी हैं, और बाद में उनको आपने आज नेता प्रतिपक्ष बना दिया। मतलब कहते हैं ना कि झूमते हैं नाग सारे जाने कैसी बीन है, इनका ना कोई ईमान है ना दीन है, और जो भी जाता है साहब वो धूल के ही निकलता है। अरे ये भारतीय जनता पार्टी है या कोई वॉशिंग मशीन है? फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लगातार अवधेश जी कि ये चुनी हुई सरकार को गिराना, विधायकों की खरीद फरोख्त, दबाव की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ हैरेसमेंट, उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति इस देश में जो लगातार ये कर रहे हैं ना, हम कांग्रेसी ना झुकेंगे, ना डरेंगे, ना दबेंगे, क्योंकि हम हैं कांग्रेसी। और पहली बात, अगर कोई पार्टी बदलता है तो मुझे लगता है अपनी आत्मा को गिरवी रखना पड़ता है, भाजपा की बोली बोलना पड़ता है। पद के लिए बिकने वाले हम कांग्रेसी हम लोग नहीं है। ठीक है अमित जी, आपकी अपनी भावनाएं हो सकती है, लेकिन 2023 चुनाव से पहले कतारबद्ध होकर कांग्रेस के लोग बीजेपी में गए थे, ये भी शाश्वत सत्य है। मैं लौटूंगा आपके पास, मैं जरा राजीव जी से जवाब में आप जब सेकंड टाइम हाँ आएंगे तो बिल्कुल मैं दूंगा। बिल्कुल मैं जरा राजीव जी से जवाब लेते। राजीव जी साहब, कैसे साबित करेंगे कि उन्हें ऑफर नहीं दिया गया था? अमित जी ने उदाहरण बताया कि क्यों आप पहले कोई व्यक्ति, कोई नेता, अमुख नेता, अपराधी, आरोपी, ना जाने कई तरह के आरोप लगते हैं और अचानक सा वो एक सर्वोच्च पद पे, एक बड़े पद पे यासीन हो जाता है। नहीं अवधेश जी, जब पूरा हमारा 2023 का चुनाव भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी के स्कैम को लेकर था, जहां हम कहते थे ये छत्तीसगढ़ में स्कीम नहीं चलती, स्कैम चलती, लिकर स्कैम से लेकर तमाम स्कैम, उस स्कैम के आरोपी को जिसके आरोप लगाकर हम सत्ता पर आए हैं, उन्हें इतनी भी भारतीय जनता पार्टी विवेक शून्य नहीं हो गई है कि उन्हें हम बुलाएं कि आइए आपका, वो बुलाया बोला तब वो कांग्रेस पार्टी करती थी। अजीत जोगी जी ने बुलाया भाजपा के 14 लोगों को, ठीक है। ये कांग्रेस पार्टी जो उन्होंने 100 से ज्यादा बार चुनी सरकार को बर्खास्त किया और राज्यपाल का शासन लगाया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो झूठ था। नहीं, तो ये जो जितने भी मामला है वो कांग्रेस पार्टी करती है। भारत में आपको पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व शून्य नहीं है, कांग्रेस पार्टी नेतृत्व शून्य है। और कांग्रेस के तमाम जो कई लोग कहते हैं कि हमारे पास तो लाइन लगी हुई, साहब आप पद तो दीजिए, हमारे पास 116 लोगों की सूची है जो आने को तैयार है। कोई अभी बहुत सारे प्रवक्ता, अगर गौरव वल्लभ जी कहें या तमाम लोग हैं, वो स्वामी जी हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर लीडरशिप क्राइसिस है और वो तमगा लगाते हैं कि भाजपा हमको बुला रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, बूथ लेवल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पूरे नेतृत्व की पूरी बौछार है, पूरा एक पिरामिड तैयार है। हमको किसी भूपेश बघेल जी की आवश्यकता नहीं है, क्षमा करिएगा। भूपेश बघेल जी को कांग्रेस में हम मुबारकबाद देते हैं और तमाम जो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस पार्टी को जबकि आवश्यकता है कि राहुल गांधी का वो नेतृत्व नहीं चाहते हैं, परंतु राहुल गांधी जी पर्दे के पीछे अपना बलात् नेतृत्व कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का क्राइसिस है, हमें उस पर कुछ नहीं चाहिए। हमें भूपेश बघेल जी को भी बख्श दीजिए, टीएस सिंहदेव जी को बख्श दीजिए, वो आना चाहते कोई भी आए, लेकिन भाजपा कभी किसी कांग्रेस के नेता के पास नहीं जाती है कि आप आइए। और देखिए राजनीति है, विद्याचरण शुक्ल भी आए फिर वापस चले गए कांग्रेस में। राजीव जी में आ रहा हूँ, मतलब इतना लंबा जवाब देंगे तो कैसे काम चलेगा? रामवतार जी बैठे हुए हैं, सत्य को प्रमाण किया। रामवतार जी तो राज्य गठन के पहले से देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी के नेता किसके पास गए और न केवल आवेदन निवेदन करके अपनी पार्टी में लाए, बल्कि पद प्रतिष्ठा, मंत्री, ना जाने क्या क्या बना दे। रामवतार जी ठीक है, तो इतिहास की बातें हैं। मौजूदा समय मेरा सवाल यह है कि साहब, जिस जांच का जिक्र बार बार किया जा रहा है, सदन से लेकर सड़क तक जिस पे घमासान मचा हुआ है, इसका पटाक्षेप आपको सियासी तौर पे दिखाई पड़ता है कहीं? अवधेश, पहला तो नेताओं का दल बदल अब जोरों से है, ईडी रहे या ना रहे, क्योंकि विचारधारा कमजोर हो रहा है और स्वार्थ जो है या संभावनाएं हैं उसको देखते हुए दल बदल होते हैं, पहला। दूसरा ये है कि ईडी का जो इस समय कानून है वो बहुत प्रभावकारी है। 2 साल 3 साल के पहले जमानत नहीं होती और कई परिवार जो है अंदर हो गए, बहुत सारी संपत्तियां जब्त हो जाती, तो कई ऐसे कड़े कानून के डर से बहुत लोग जाते हैं, ये बात भी सही है। तीसरा जो बात है कि एक बात आप देखेंगे कि भूपेश बघेल के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जो 2-2, 3-3 साल से जेलों में बंद हैं, क्या उसके बावजूद भी और अब बेटा चला गया,
इतने लोगों के जेल में जाने के बाद एक तरह से भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में बना और इसमें भूपेश बघेल पूरे इर्द गिर्द लोग अंदर जाते गए, जांच के घेरे में आते गए, फंसते गए। तो उसके बावजूद भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं या बातें कह रहे हैं या बोल रहे हैं, तो एक राजनीति में रणनीति का एक हिस्सा, कूटनीति का हिस्सा रहता है। इसमें हो भी सकता है जो वो बोल रहे हैं वो सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक राजनीति सिगुफा फेंकने के लिए भी बोल रहे होंगे कि ये इस तरह की गतिविधियों के बाद देश में हुआ है, इसलिए यहाँ भी प्रस्ताव आया है। क्योंकि उनसी चर्चा किससे हुई है, किससे नहीं हुई है, ये तो भविष्य में जब जिनसे उनकी चर्चा हुई है वो जब खुलासा करेंगे तभी बात सामने आएगी। परंतु राजनीति में जो है, छत्तीसगढ़ की राजनीति में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है और उसको जो अवसर के रूप में भाजपा को मिला है, फायदे के रूप में, क्योंकि एक छवि जो बनी है उसमें अभी तक जितने जांच हो रही है उसमें मैं तो जोगी जी से लेकर आज तक, जोगी जी के समय 5,000 बजट था, तब आज से लेकर देख रहा हूं इतने जांच के आरोप प्रत्यारोप, मीडिया ट्रायल होते हैं, आज तक कोई अंदर ही नहीं गया, कोई फैसला ही नहीं हुआ। ये बड़ा दुर्भाग्य। भ्रष्टाचार पे हम चर्चा करते समय आरोप प्रत्यारोप के, कोई भ्रष्टाचार के एक भी मामले में एक राजनीतिज्ञ छत्तीसगढ़ में जांच के घेरे में नहीं आया, जांच तक शुरू नहीं हुई। तो ये एक तरह के आरोप राजनीति में किसी को बुरा बनाने या किसी को सत्ता प्राप्त करने या किसी को बदनाम करने, एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा रह गया। ये बड़ा एक दुखद बात है। जांच एजेंसियों को जो भी है वो सफेद हाथी घोषित ना होके वो ऐसा जांच करें कि सही में जो अपराधी हैं, जिनको लेकर हम घंटों बहस करते हैं, रोज मीडिया में अखबार की सुर्खियों में रहते हैं, वो सलाखे में सही में जाए, तब मतलब इसका सही होगा। ठीक है अमित जी, आप जवाब दीजिएगा और जरा इस सवाल को भी ऐड कर लीजिएगा। एक बात भूपेश बघेल जी ने कही अपने उस 9 मिनट के कन्वर्सेशन में कि साहब इसलिए कार्रवाइयां की जा रही है, मैं कोट अनकोट करके कह रहा हूं, कि पार्टियां बदनाम हो जाए, नेता बदनाम हो जाए। कन्विक्शन रेट पे भी उन्होंने सवाल उठाए, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी को ऐसी सियासत का लाभ क्या, क्यों? तब जब राजीव जी कह रहे हैं कि बूथ से लेके प्रदेश से लेके देश तक में इनके पास नेतृत्व की फौज है, और इन्होंने तो नंबर बता दिया, 116 लोग कतार में है कांग्रेस के बीजेपी में आने के लिए। बताइए जरा। तो समय चाहूंगा मैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। देखिए राजीव जी के प्रश्न का उत्तर, कहते हैं ना कि तारे टूट भी जाएं तो जमीन पे नहीं गिरा करते, और गिरते हैं लाख दरिया समुंदर में, कभी समुंदर दरिया में नहीं गिरा करते। ये इनके सवाल का जवाब है। दूसरा, इन्होंने कहा कि 116 लोग, और उसके पहले आपने कहा कि कतारबद्ध कांग्रेसी लाइन पे लगे थे। तो बड़ी जिम्मेदारी से आपके लोकप्रिय चैनल पे अपने बड़े भाई राम अवतार तिवारी जी को साक्षी मान के मैं आपसे कह रहा हूं, राजीव जी 6 महीने के लिए मुझको ईडी दे दीजिए। जितने भाजपा के बड़े नेता अगर कांग्रेस के कार्यालय के बाहर में उनको कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं बना दिया तो आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। दूसरा चीज, सबसे अहम बात यह है कि ये इनकी पीड़ा और वेदना और तकलीफ यही है कि ये अच्छे नेता जो लड़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं, जो पार्टी आइडियोलॉजी को लेकर चलते हैं, जो अपनी आत्मा को गिरवी नहीं रखते, जो संविधानगत राजनीति करना चाहते हैं, ऐसे हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ये समझ ले भारतीय जनता पार्टी कि वो बिकाऊ नहीं टिकाऊ नेता है। और लगातार मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम कांग्रेसी हैं, और मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि धमकियों से हम डरने वाले नहीं, हम समझौतावादी राजनीति नहीं करते। जितनी ताकत आप में हो आप लगा लीजिए, क्योंकि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिन्होंने जब संघियों से हम नहीं डरे, जब हम फिरंगियों से नहीं डरे, तो आप जैसे संघियों से कभी डरने वाले नहीं है। ठीक, राजीव जी सीधे जवाब दे दीजिए। मामला तो समझने सीधे समझाने है। और 6 माह के लिए ईडी सौंपने तक की पहुंच चुकी है बात। और उन्होंने अमित जी ने दावा किया कि सारे नेताओं को लाइन लगा देंगे दफ्तर के बाहर। कांग्रेस के अगर आप देखेंगे पिछले समय जो नेता है, कोई उनके ऊपर ईडी की जांच नहीं चल रही थी। कांग्रेस के को जब मौका मिलता है वो देश को लूटते हैं। नहीं, अजीत पवार का बात नहीं है, नहीं एनसीपी से है ना। कांग्रेस पार्टी के पिछले दिनों जो लोकसभा और विधानसभा में जो तमाम लीडरशिप आए, उसमें से शायद 1% लोग भी नहीं थे ईडी के दायरे में। 99% लोग, गौरव वल्लभ को बता दीजिए, राधिका खेरा को बता दीजिए, आचार्य भूषण जी को बता दिए, तमाम ऐसे हजारों नाम ले लूंगा जिनका कोई ईडी सीडी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो मामला इसलिए आया कि कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन की आवश्यकता नहीं करती है कि कांग्रेस पार्टी अपना संगठन को खड़ा करे। कांग्रेस पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है
किराए वाले को बर्दाश्त नहीं करेंगे, नीच आदमी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो नेता पसंद नहीं है। ये जो जागीरदारी है कांग्रेस पार्टी की, वो कांग्रेस पार्टी जब तक नहीं समझेगी, लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं समझेगी, जो कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल लगाया, जिस कांग्रेस पार्टी ने पूरे पत्रकारों की बिरादरी को अंदर कर दिया, बिजली काटी, वो कांग्रेस पार्टी वोट चुराते हो, 100 बार जिसने 100 बार देश में चुनी सरकारों को डाटा चुराते हो, वो कांग्रेस हमको पार्टी व्यापारियों को पैसा चुराते हो, हमको नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हो। ये जो जागीरदारी है उससे जब तक नहीं निकलेगी, कांग्रेस पार्टी का यही है और आज तो कांग्रेस पार्टी ये स्थिति है कि जो रीजनल पार्टी है, खाने वाली पार्टी, वो रीजनल नैतिकता का ज्ञान देगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सहयोगी है, डीएमके की सहयोगी है, समाजवादी पार्टी की, चारा चोर लालू की सहयोगी है। अब कांग्रेस पार्टी सहयोगी पार्टी बनकर रह गई है और वो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाती कि हमारे आप बैसाखी से चल रहे हो, हमको सहयोगी का बता रहे हो। कोई नहीं, तो अभी तो 2 वर्ष होने को आ गए, कोई बैसाखी नहीं है, एकदम सरपट दौड़ रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। कांग्रेस पार्टी अपना हो गया, वोट चोरी हो गया, संविधान खतरे में हो गया है, देश में आपातकाल लागू हो गया। अरे जो काम आपने किया, डबल इंजन, डबल झूठ, डबल डबल बेरोजगारी। अमित जी मेरा निवेदन है, एक बार राजीव जी कंप्लीट कर ले, फिर मैं सीधे आप। तो डॉक्टर साहब ये है, मुद्दा ये है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पा रही कि देश में उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के युवराज जो कहते हैं उसे पाकिस्तान की मीडिया दिखाती है, युद्ध हुआ नहीं है, छद्म युद्ध था, उरी का अटैक नहीं था। तो ये कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से विवेचन हो गई, उसके निश्चित रूप से उनके लीडरशिप के लोग भाजपा के संपर्क में हैं, लेकिन कोई ईडी कारण नहीं है। और हम भूपेश बघेल जी जिनके ऊपर इतने सारे आरोप है, हमको नहीं चाहिए, आपके पास मुबारक हो। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति नीति से चलती है, मूल्यों पर आधारित राजनीति करती है और अपने जो देश संविधान की जो बातें हैं जिसके ऊपर राजनीति होती है, मुद्दों पर राजनीति करती है। तो कांग्रेस पार्टी के किसी नेताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर की दया से भारतीय जनता पार्टी पूरब से लेकर पश्चिम तक सभी जगह चल रही है, कहीं सीटें नहीं है, कहीं राज्यों में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन हम लगातार चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का अश्वमेध का घोड़ा चल चुका है। भले हम आज लोकसभा में नहीं है पर्याप्त संख्या में, लेकिन आने वाले समय में भी हम आ जाएंगे। इसीलिए हमें किसी नेताओं की आवश्यकता नहीं, हमारा अपना संगठन बहुत मजबूती के साथ चल रहा है। ठीक है रामोदार जी, क्या राजीव जी जिस बात की दुहाई बार बार दे रहे हैं, पर्दे के पीछे की सच्चाई यही है? एक कुछ बात तो सही है जो एक प्रवक्ता को बोलनी चाहिए, वो राजनीतिक तौर पर वो बोल रहे हैं प्रवक्ता के नाते, परंतु राजनीति में साम दंड भेद सब चलता है, तब राजनीति चलती है और तब सत्ता मिलती है। सरकार किसी की भी हो, कोई भी बना रहा हो, जनता के नाम पर, शासन के नाम पर, कानून के नाम पर उपयोग और दुरुपयोग होता है। ये बात सही है कि भाजपा काम कर रही है तभी जनता पसंद कर रही है, तब इतने पूर्ण बहुमत और पूरे देश में छाई हुई है और अभी भी उसका जनाधार है और उसके नेता का जनाधार है। तो ये बात तो सही है, परंतु राजनीति में जो बनाए रखने के लिए, सत्ता को बनाए रखने के लिए जो उपयोग और दुरुपयोग ये हर पार्टी करती है, हर सरकार करती है और ये बोलती है कि नहीं करते हैं। तो ये राजनीति का एक मापदंड है कि जो सामने वाले को कमजोर करो, सामने वाले को बदनाम करो, अपनी छाप को मजबूत करो। तो ये एक रणनीति और राजनीति का हिस्सा है, ये चलते रहता है। उसके बावजूद भी खुद के आपके क्या हैं, आपकी योजनाएं क्या है, आपका नेतृत्व कैसा है, आपका संगठन कैसा है, आपकी सोच क्या है, जनता की तासीर और जमीनी हकीकत को जो पार्टी जानेगी वही राज कर पाएगी। राजीव जी फाइनल कमेंट आपका। जिस हिसाब से ईडी और सीबीआई के मामले पे प्रदेश में सियासत चल रही है, ये सियासत पे लगाम लगेगा या दिन प्रतिदिन ये द्वंद्व और बढ़ेगा? क्या कहता है आपका अनुभव? मेरा अनुभव कहता है कि सीबीआई अपनी जांच कर रही है और कोर्ट के आदेश पर कर रही है और बहुत जल्दी आपको दूध का दूध पानी का पानी मिल जाएगा। जिस प्रकार से इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी ने जो स्कैम किया था, और अगर कहूं तो बिहार के तमाम जो मुख्यमंत्री रह चुके थे वो जेल के सलाखों में थे और अंततः उनके मृत्यु तक वो बरी नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी को भी ये सामना करना पड़ेगा जब सत्ता आती है, तो जिस प्रकार से उसका दोहन करती है। ठीक है अमित जी, यही सवाल मेरा आपसे है।
जिस बात का बीजेपी के शब्दों में सियासी सिगुफा या पर्दे के पीछे की कड़वी सच्चाई, जिस बात का जिक्र भूपेश बघेल जी ने किया, क्या उसका खुलासा होगा या इस एपिसोड का द एंड माना जाए? देखिए, लगातार राजीव जी की बातों को मैं सुन रहा था। सुचिता का चोला पहनकर झूठ का व्यापार, धर्म की ठेकेदारी और भावना का व्यापार, यही है भाजपा का असली अवतार। और मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हम नहीं, प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, इनके बड़े बड़े नेता ने जो आरोप लगाया कि ये भ्रष्टाचारी है, वो भ्रष्टाचारी जिनको ये आरोपी बताते थे, बीजेपी में आने के बाद वो पवित्र कैसा हो जाता है। एक चीज देखिए, और एक प्रश्न आपने कहा था कि भूपेश बघेल जी ने कहा कि इमेज को खराब करते हैं। बिल्कुल, देखिए, हर व्यक्ति की पॉलिटिकल इमेज होती है, उसको भाजपा टर्निश करती है। ठीक है, मैं जो पूछ रहा हूं, अमित जी मुझे समाप्त करना है। मैं जो कह रहा हूं, क्या जो सिगुफा बीजेपी के शब्दों में उसका पटाक्षेप होगा, पर्दाफाश होगा या समाप्त हो जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पे आने वाले समय में पर्दाफाश होगा और बताया भी जाएगा कि कौन बीजेपी का लीडर है, किसने ऑफर दिया था, सारी चीजें जनता के समक्ष आएगी। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अमित जी आपका शुक्रिया, राजीव जी आपका शुक्रिया, रामावतार जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन कुल मिला के इस बात को समझिए कि जिस बात का अंदेशा या जिस बात की शंका छत्तीसगढ़ की सियासत में उठने लगी है, उसका पर्दाफाश अगर होगा तो बड़ा बवंडर तय है। लेकिन सियासत में कई बातें कहने के बाद आगे बढ़ जाया करती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।